हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और क्या हालचाल आप लोगों के। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर। एंड इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम लोग क्लास 12th के चैप्टर्स को कुछ इस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं जिसमें कि आपके 12th बोर्ड्स भी कवर हो जाएं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बोर्ड्स के लिए एक बढ़िया रिवीजन हो जाए और एक बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प रिवीजन एनसीईआरटी से हो जाए। तो आप जैसा देख रहे हो कि मेरे जितने भी नोट्स हैं, सारा कुछ जो है वो हमारे एनसीईआरटी से निकाल के कराया गया है। तो इन शॉर्ट आपकी यहाँ पर बोर्ड्स की तो बढ़िया प्रिपरेशन हो रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि भाई हमारे नीट में तो एनसीईआरटी ही हमारी सब कुछ है। हमारी सारी गीता बाइबल कुरान कुछ भी बोल लो, अभी तुम्हारे नीट एस्पायरेंट के लिए तो वही है। तो बेटा एनसीईआरटी से ही मैं करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना आए। तो नीट लेवल के लिए तो काम हो ही रहा है, बोर्ड्स के लिए भी हो जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेनरी लॉ तक की बात कर ली थी और आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे बात करना अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। तो गाइस यहां पर एक जरूरी बात समझना कि लेट्स से हमारे पास में एक सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन के अंदर हमारा सॉल्यूट वो भी वोलेटाइल है और लिक्विड है, और हमारा सॉल्वेंट वो भी वोलेटाइल है वो भी लिक्विड है। वोलेटाइल का मतलब आप समझे जिसके वेपर्स बने जा सकते हैं, जिसको भाप बनाकर उड़ाया जा सकता है, जिसे लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत इजीली, को बोलते हैं वोलेटाइल। तो इमेजिन करो आपके पास में एक चेंबर है। इस चेंबर में मैंने एक प्योर लिक्विड ए रखा हुआ है, एकदम प्योर, यानी इस चेंबर के अंदर केवल इस ए नाम के लिक्विड के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये वोलेटाइल है। अब आप समझना बात को, यहां पर इस पूरे चेंबर के अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है, इसकी सरफेस पर भी ये ए के पार्टिकल्स होंगे, इसकी सरफेस पर भी ए के ही पार्टिकल होंगे। अब क्योंकि यहां पर इस पूरी की पूरी सरफेस पर इस ए का राज है, तो सरफेस पर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन सरफेस से होता है। अगर आप आपके जमीन पर पोछा लगा दोगे तो पानी फैल जाएगा, तो वो जल्दी वेपोराइज हो जाता है, वो जल्दी पानी सूख जाता है। वहीं पर अगर आप अपनी जमीन पर एक ग्लास पानी डाल दोगे तो वो एक ग्लास पानी को सूखने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा हो गया है, वो फैला हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप पोछा लगा दोगे तो वो जल्दी सूख जाएगा। तो ठीक उसी तरह सरफेस पर जितने ज्यादा पार्टिकल्स फैले हुए होंगे उतने ज्यादा आपको वेपर्स दिखाई देंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे सरफेस पर मौजूद जो ए नाम के वोलेटाइल लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे और कुछ टाइम पीरियड के बाद इक्विलिब्रियम बन जाएगा। यानी अब जैसे ही एक नया पार्टिकल वेपर बन के ऊपर उठेगा, एक पार्टिकल कंडेंस होकर वापस से लिक्विड बन जाएगा। यानी अब जितने वेपर्स बनेंगे उतने वेपर्स कंडेंस भी होंगे, दोनों चीजें यहां पर बराबर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। तो यहां पर यह देखा जाता है कि जैसे ही एक वेपर बनता है, यह वेपर फुल स्पीड में जाता है और इसकी वॉल को हिट करता है। यह वेपर बन के फुल स्पीड में ऊपर जाता है और कंटेनर की वॉल को हिट करता है, और कंटेनर की वॉल को हिट करने के बाद उतनी ही स्पीड में नीचे आता है, और उतनी ही स्पीड में नीचे आने के बाद अपने खुद के लिक्विड की सरफेस को जोरदार टक्कर मारता है। और जोरदार टक्कर मारने की वजह से यहां पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो सरफेस के ऊपर, आपके वोलेटाइल लिक्विड की सरफेस के ऊपर उसी के वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर एंड इट इज डिनोटेड बाय PA नॉट। यहां पर PA नॉट का मतलब होता है वोलेटाइल लिक्विड ए का वेपर प्रेशर जब वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हो। सिमिलरली आपको कंपोनेंट बी के लिए देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में वोलेटाइल लिक्विड बी है, इस चेंबर में सारे सरफेस पर आपको बी के ही पार्टिकल्स दिखेंगे। ये बी के पार्टिकल्स वेपोराइज होंगे, सरफेस पर जाकर टकराएंगे और क्रिएट करेंगे वेपर प्रेशर। हम इसको डिनोट करेंगे PB नॉट से।
लेकिन मजा तब आता है जब आप एक चेंबर के अंदर ए और बी दोनों को मिला देते हो। तो जब आप इस चेंबर के अंदर ए और बी दोनों को मिला देते हो तो बन जाता है सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम यह है कि सॉल्यूशन की सरफेस पर आप लोगों को सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो दिखाई देते हैं, साथ साथ में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं। यानी ऑन द सरफेस ऑफ द वेपर, ऑन द सरफेस ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन आपको कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों के वेपर्स दिखाई देते हैं, दोनों के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो जब सरफेस पर आपको दोनों के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं तो दोनों के पार्टिकल वेपर फॉर्म में जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपका लिक्विड ए अपने प्योर फॉर्म में था 100% सरफेस पर केवल ए के ही पार्टिकल थे। जब आपका बी अपने प्योर फॉर्म में था तो सरफेस पर 100% पार्टिकल्स बी के थे। लेकिन जब आपने सॉल्यूशन बना दिया तो सॉल्यूशन में सरफेस के ऊपर आपको एक कंपोनेंट के पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं और आपको बी कंपोनेंट के पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो ए के पार्टिकल्स हैं ये 100% सरफेस पर ना होने की वजह से ज्यादा स्पेस नहीं घेर पा रहे हैं, और क्योंकि ये सरफेस पर 100% मौजूद नहीं है इनके वेपर्स भी कम बनेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा जितना ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वेपर्स। तब क्योंकि यहां पर सरफेस पर इन पार्टिकल्स को ज्यादा एरिया नहीं मिल रहा है, इनको यहां पर ज्यादा वेपर्स भी नहीं मिल रहे हैं, और क्योंकि यहां पर ज्यादा वेपर्स नहीं मिल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो कहलाएगा पीए। यानी पीए इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, और पीए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स प्योर फॉर्म। तो जब ये अपने प्योर फॉर्म में होगा, तो सरफेस पर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन अब सॉल्यूशन में केवल सॉल्यूट थोड़ी हो सकता है, सॉल्वेंट भी होगा। तो कंपोनेंट ए को कम पार्टिकल्स सरफेस पर दिखने को मिले इसलिए उसका वेपर प्रेशर भी कम हो गया। एज सिंपल एज दैट। इतना इजी है प्यारे बच्चों। सिमिलरली कंपोनेंट बी के साथ होगा। सरफेस पर कंपोनेंट बी के भी पार्टिकल 100% स्पेस थोड़ी ऑक्यूपाई कर पाए जैसे यहां कर पाए थे। तब यहां पर कम पार्टिकल्स हैं इसलिए यहां पर कम वेपर प्रेशर बनेगा, और ये जो कम वेपर प्रेशर बनेगा इस कम वेपर प्रेशर को हम लोग डिनोट करेंगे पीबी से। और आप देखो यहां पर पीबी भी पीबी नॉट से छोटा है क्योंकि पीबी नॉट जो है वो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है और ये सॉल्यूशन फॉर्म में वेपर प्रेशर है। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जो पीए है या ये जो पीबी है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इसके मोल फ्रैक्शन पे। यानी ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया है इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का कितना हिस्सा है, इसका कितना मोल फ्रैक्शन है, कितने मोल्स सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के हैं या कंपोनेंट ए के हैं। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा मतलब कि उतना ज्यादा सॉल्यूशन में उसका हिस्सा होगा, मतलब कि उतना ज्यादा हिस्सा सरफेस को कवर करता हुआ नजर आएगा, और मतलब कि उतना ज्यादा वेपर बनेगा और उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो गाइस एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बोलता है कि जब आप दो वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन बनाते हो तो इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। कंपोनेंट ए कितना प्रेशर लगा रहा है और कंपोनेंट बी कितना प्रेशर लगा रहा है, दोनों को जोड़ दो आपको मिल जाएगा यहां पर पी टोटल। ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ कहता है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ
volatile component, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. अब ये बात समझना कि ये जो PA है या ये जो PB है, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके PA की वैल्यू और आपके PB की वैल्यू डिपेंड करेगी मोल फ्रैक्शन पे। यही बात राउल्ट्स ने भी बोली। राउल्ट्स ने बोला कि अगर आप एक वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन बना रहे हो तो हर एक कंपोनेंट का, भले कंपोनेंट ए हो भले ही कंपोनेंट बी हो, तो हर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपके पास में सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए है जो वोलेटाइल है, तो इसका PA यानी इसका वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। यार समझ में आ रही है कि नहीं गुलजारी लाना? यार मेरे बच्चों, मेरा गुलजारी लाना, क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आई? इट इज इक्वल टू XA। अगर मैं कंपोनेंट बी की बात करूं तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। मेरा बच्चों, क्या समझ में आया? अब अगर आप यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव कर दोगे तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू PA नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। यानी प्योर फॉर्म में आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा होगा मल्टीप्लाई बाय अभी जो हम लोगों ने ऐसा बोलना चाहिए इसको कि जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें ए का कितना हिस्सा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं स्कूल गया और रोज स्कूल जाकर मैंने 10 रोटी खानी है, क्योंकि मेरे को जो भूख लगी है वो भी 10 रोटी जितनी है। लेकिन रोज के मुकाबले आज मेरे को केवल 0.8 पार्ट्स ही भूख लगी है। आज मेरे पेट का 0.8 हिस्सा ही खाली है। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 रोटी मैं रोज खाता हूं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8 यानी कि 8, तो आज मैं 8 रोटी खाऊंगा। इस तरीके से आप इसको समझो कि आपका कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर अपने प्योर फॉर्म में, अपने प्योर फॉर्म में PA नॉट होता है मल्टीप्लाई बाय अभी सॉल्यूशन में उसका कितना हिस्सा है XA। सिमिलरली PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। सो PA की वैल्यू PA नॉट XA और PB की वैल्यू PB नॉट XB। तो ये हो गया आपका P टोटल, एंड दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरीके से आप लोग एक सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे। अब यहां पर अपन इसे ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ आप लोगों के सामने आ गया। इस एक्सिस पर मैंने वेपर प्रेशर लिया, इस एक्सिस पर भी मैंने वेपर प्रेशर लिया, और इस एक्सिस पर मैंने लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? देखा आप लोगों ने इसको ध्यान से? मतलब हम लोगों ने इस ग्राफ में 2 एक्सिस लिए, एक एक्सिस पर तो वेपर प्रेशर डाल दिया और एक एक्सिस पर अपन ने मोल फ्रैक्शन डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर समझना, इस पॉइंट पर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी 0 है। मतलब क्या मैं ऐसा नहीं मान सकता कि ये कंडीशन में कंपोनेंट ए अपने प्योर फॉर्म में है, क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट बी का एक भी % हिस्सा नहीं है। कंपोनेंट बी का इसके अंदर एक भी % हिस्सा नहीं है। मतलब यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर अगर बी ही नहीं है तो काहे का सॉल्यूशन? ये तो प्योर ए हो गया। तो यहां पर कंपोनेंट ए का जो भी वेपर प्रेशर होगा हम उसको PA नॉट से यहां पर बता देते हैं। तो दिस इज PA नॉट, दिस इज PA नॉट। तो PA नॉट में आपके कंपोनेंट ए का यहां पर वेपर प्रेशर PA नॉट रहेगा एंड XA का मोल फ्रैक्शन 1 और XB का मोल फ्रैक्शन 0। ठीक है, इस एक्सिस पर आ जाओ। यहां पर एक कंपोनेंट A 0 हो गया पर कंपोनेंट B 1 हो गया। यहां पर कंपोनेंट B अपने प्योर फॉर्म में,
यहां पर कंपोनेंट बी अपने प्योर फॉर्म में, तो यहां पर जो भी आप लोगों को वेपर प्रेशर दिखाई देगा वो पीबी नॉट का दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आप ग्राफ में इधर से इधर आगे की तरफ बढ़ते हो, आप देखते हो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, देखो। और जैसे जैसे आप इस ग्राफ में इधर आगे बढ़ते हो, आप देखते हो कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर इसलिए घट रहा है क्योंकि सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शंस कम हो रहे हैं। कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन तेजी से कम हो रहे हैं, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.2। तो कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को अगर आप लोगों ने रिड्यूस करते हुए देखा लेफ्ट टू राइट, आप देखेंगे कि तेजी से आपका मोल फ्रैक्शन कम होने की वजह से वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए भी कम हो गया। वहीं पर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इसीलिए उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। आप देखो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 एंड 1। तो जैसे जैसे कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो अगर आपसे किसी ने कहा कि मान लो मेरे पास में कंपोनेंट ए 0.2 है मोल फ्रैक्शन वाइज और कंपोनेंट बी 0.8 है, तो इस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, पी टोटल क्या होगा? तो हमने देखा कि इस कंडीशन में पीए की वैल्यू ये रही यहां पर और पीबी की वैल्यू ये रही यहां पर, तो ये हो गया इसका पी टोटल। तो यहां से ये एक लाइन हम बना देते हैं विच शोज द पी टोटल, यानी टोटल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। तो ये वैल्यू को और ये वैल्यू को आप ऐड कर दो, तो यहां पर आपको वो वैल्यू इस तरफ से मार्क हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे कि यार वेपर प्रेशर मेरे पास में कंपोनेंट ए का 0.6 और कंपोनेंट बी का 0.4 है, तो आप यहां से सीधी लाइन खींचो, ये आपकी पीबी की वैल्यू हो गई, ये आपकी पीए की वैल्यू हो गई, तो पीए प्लस पीबी की वैल्यू आपको यहां पर कहीं पर दिखाई देगी। क्या ये बात समझ में आई? देख लो जरा इसको अच्छे तरीके से, इस ग्राफ को ठीक से ऑब्जर्व करो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। पॉइंट समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब यहां पर एक बात समझना, अभी आप लोगों ने यहां पर जो राउल्ट्स लॉ पढ़ा उसमें जो एक्स ए पढ़ा या ये जो एक्स बी पढ़ा, ये क्या है सर? ये मोल फ्रैक्शन है। क्या है ये सर? ये मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है? ये किसका मोल फ्रैक्शन है? ये कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन है। ये कहां है? ये सॉल्यूशन के अंदर है। ये इस सॉल्यूशन के अंदर, ये यहां पर है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल ये पूछ ले कि भाई अगर ये हम बात करें केवल और केवल वेपर्स की, तो इन वेपर फेज में आपके कंपोनेंट ए के कितने मोल्स वेपर फॉर्म में और कंपोनेंट बी के कितने वेपर्स या कितने वेपर्स मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये कैसे निकालोगे? यानी अगर हम बात करें लिक्विड की, तो यहां पर एक्स ए एक्स बी वाला फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर आपका वेपर स्टेट में मौजूद है, अगर आपका वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में मौजूद है, तो आप उसका वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? तो वो निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे YA इज इक्वल टू PA प्लस पी टोटल, जिसमें YA का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन वेपर फेज। यानी आपका जो कंपोनेंट A नाम का लिक्विड था, उस लिक्विड के कितने वेपर्स बन चुके हैं। और YB का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन वेपर फेज। तो YA इज इक्वल टू PA प्लस पी टोटल। और आप लोग मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, आप लोग मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। आपके सॉल्यूशन का वेपर फेस या लिक्विड फेस
कुछ भी हो, अगर उसके अंदर आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो क्योंकि अगर आप यहां पर इस फॉर्मूले से YA की वैल्यू निकाल चुके हो, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A की वैल्यू निकाल चुके हो, तो YB के लिए आप 1 माइनस XA कर दो, और अगर आप चाहो YB की वैल्यू निकालना तो इट इज PB अपॉन P टोटल, इट इज PB अपॉन P टोटल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की। यानी अब हम लोग यहां पर एक लिक्विड सॉल्वेंट ले रहे हैं जो वोलेटाइल नेचर का है, लेकिन उसके अंदर एक सॉलिड मिला रहे हैं जो कि नॉन वोलेटाइल फॉर्म का है। नॉन वोलेटाइल जिसका खुद का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, जो खुद कोई वेपर नहीं बनाता। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं बोलूं कि PA0 और PA दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वेपोराइजेबल है, नॉन वोलेटाइल है। तो आपका जो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, उसमें PA की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो 0 प्लस PB विल टर्न आउट टू बी PB, तो P टोटल इज इक्वल टू PB। और अगर हम बात करें PB की वैल्यू की तो इट इज PA0 x है, तो P टोटल इज इक्वल टू PA0 x है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो गाइस आइडियल सॉल्यूशंस बोले तो शर्मा जी का बेटा वर्मा जी की बेटी, बिल्कुल आइडियल, सब अच्छे काम करते हैं, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, चुपचाप टॉप करते हैं, अच्छा नौकरी चाकरी सब कुछ। नहीं ना, दुनिया में ऐसा कोई नहीं हो सकता ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जो चुपचाप हर कंडीशन पे, हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे, कंपोनेंट ए का, कंपोनेंट बी का, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो, ये इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर, मतलब अभी आपने ग्राफ देखा ना, तो ग्राफ में ये इंटायर रेंज है, मतलब कभी कभी कंपोनेंट ए 0.8 तो कंपोनेंट बी 0.2, तो कभी कभी कंपोनेंट ए 0.2 तो कंपोनेंट बी 0.8, मतलब एक इंटायर रेंज में किसी भी कंडीशन पे देख लोगे तो ये सॉल्यूशंस आपको राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हुए नजर आएंगे। ये राउल्ट्स लॉ, मतलब राउल्ट्स इतना सज्जन, इतना शरीफ, इतना प्यारा इंसान था, ये सोचता था कि जो पिक्चरों में दिखाया जाता है वही रियल लाइफ में, भाई भाई का अटूट प्यार, बहन बहन का अटूट प्यार, वैसा रियल लाइफ में भी होता है। भाई ने भाई के लिए प्रॉपर्टी छोड़ दी, या भाई भाई की ले लेता है जान, गंदे बच्चों। तो राउल सोचता था कि मैंने ऑन पेपर जो सोचा है वही रियलिटी में हो रहा है। क्या सोचा राउल्स ने ऑन पेपर? राउल्स ने सोचा कि जितना प्यार ए को करता है, ए मतलब आपका सॉल्यूट, यानी जितना प्यार सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल सॉल्यूट के दूसरे मॉलिक्यूल से करता है, जितना प्यार सॉल्वेंट का एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के दूसरे मॉलिक्यूल से करता है, उतना ही प्यार, उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपको एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के पार्टिकल में दिखेगा। यानी जितना स्ट्रांगली ए ने ए को पकड़ा है, जितना स्ट्रांगली बी ने बी को पकड़ा है, उतना ही स्ट्रांगली ए ने बी को पकड़ा है। इसका मतलब यह है राउल्स के हिसाब से कि जब ये ए का बॉन्ड टूटा, जब ये बी का बॉन्ड टूटा, तो इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने एनर्जी दी, तो इन्होंने पहले एनर्जी ले ली। अब एनर्जी लेने के बाद इन्होंने अपने बॉन्ड को तोड़ लिया। अब बॉन्ड तोड़ने के बाद एक ए आया, एक बी आया, दोनों आमने सामने आके जुड़ गए, जुड़ के स्टेबल हो गए। तो स्टेबल होने के बाद इन्होंने एनवायरनमेंट में एनर्जी छोड़ी। तो यहां पर इन्होंने अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी ली, उतनी एनर्जी इसके बॉन्ड के बनने के बाद इसने दी। तो आपने फॉर एग्जांपल अगर 250 किलो जूल्स एनर्जी अब्सॉर्ब करी ए ने और बी ने अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो 250 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज करी ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने से। तो कितनी आइडियल कंडीशन है। सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है वही सॉल्यूट सॉल्वेंट में भी है। तो यहां पर द नेट डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट,
सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए जब आप एक सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिलाओगे और सॉल्यूशन बनाओगे, इसकी इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 के बराबर होगी, मतलब नो चेंज इन द एनर्जी। सिमिलरली राउल्ट्स ने बोला कि जितना प्यार ए को करता है, जितना प्यार बी को करता है, उतना ही प्यार ए बी को करेगा। मतलब जितना क्लोज एक ए का मॉलिक्यूल दूसरे ए के मॉलिक्यूल से रहता है, जितना क्लोज एक बी का मॉलिक्यूल दूसरे बी के मॉलिक्यूल से रहता है, उतना ही क्लोज एक ए का मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल के साथ रहेगा। मतलब जितना अट्रैक्शन ए के बीच में है, जितना अट्रैक्शन बी के बीच में है, उतना ही अट्रैक्शन ए और बी के बीच में भी है। अब आप लोग सब जानते हो कि मान लो अगर मेरे पास में एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर मैंने लिक्विड डाला, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यही तो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसी की वजह से आपको तो कोई चीज भरी हुई या खाली दिखती है। तो जब आपने टेस्ट ट्यूब में एक ए का पार्टिकल दूसरे ए के पार्टिकल के साथ में रखा, तो ये इस तरीके से चिपक गए और इन्होंने यहां पर इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करी। मैंने कहा ये 10 ml है। सिमिलरली अपन ने बी लिया, बी के दो पार्टिकल्स भी एक दूसरे के पास में चिपके हुए, ये देखो इन्होंने भी 10 ml स्पेस ऑक्यूपाई करी। और जब आपने ए और बी को मिक्स कर दिया तो इनका वॉल्यूम कितना निकल कर आया, 20 ml, यानी 10 ml प्लस 10 ml 20 ml, नो चेंज इन द वॉल्यूम। तो ए और बी के बीच में जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए बी के बीच में भी है। तो यहां पर वॉल्यूम चेंज के अंदर भी आपको 0 वैल्यू ही देखने को मिलेगी। लेकिन असलियत तो यह है कि दुनिया में कोई शर्मा जी का बेटा या वर्मा जी की बेटे भी आइडियल नहीं है। ससुर कहीं ना कहीं ये भी फेल हुए होंगे, बस हमको पता नहीं चला। इनके भी कई केस और कांड किए होंगे जो हमको शर्मा जी और वर्मा जी ने पता नहीं चलने दिए। हमारे मम्मी पापा तो बेचारे भोले हैं, हमारे कोई कांड होता तो खुद ही जाके पूरी कॉलोनी में बोलाते हैं। तो यहां पर दुनिया में ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जो आइडियल बिहेवियर शो करे। देयर इज नो सोल्यूशन इन दिस वर्ल्ड विच इज कॉल्ड एज एन आइडियल सोल्यूशन। लेकिन कहीं ना कहीं नियर आइडियल बिहेवियर जरूर शो किया जाता है। नियर आइडियल बिहेवियर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो इसके बेस्ट एग्जांपल है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये नियर आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन, टॉल्यूइन, ये सब के सब एकदम क्लोज बिहेवियर शो करते हैं टुवर्ड्स आइडियल बिहेवियर, यानी इनका बिहेवियर लगभग आइडियल बिहेवियर की तरह ही होता है। मतलब इन दोनों के मॉलिक्यूल्स जब आप मिक्स करोगे तो इनका डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के बराबर तो नहीं होता होगा, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होगा, बट नियर टू 0 ही होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में ही डालेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहले सॉल्यूशंस जिनको नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बोला जाता है। मतलब ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ के मुकाबले नेगेटिव डिविएशन शो करें। नेगेटिव मतलब कम। कैसे, देखो आपने पेन पेपर लिया, आपने 2 सॉल्यूशंस दो लिक्विड लिए, उनको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया और आपने सोचा कि भाई कैलकुलेशन करने पर कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकली आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना होगा। यानी ऑन पेपर आपको यह लगा कि अगर आप अल्कोहल को वाटर के अंदर मिलाएंगे तो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन अगर आपने 0.3 रखा और वाटर का मोल फ्रैक्शन अगर आपने 0.7 रखा, तो इन दोनों की वैल्यूज को रख के जब आप वेपर प्रेशर ऑफ द टोटल सॉल्यूशन निकालोगे तो वो वैल्यू आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जिसे आप पी टोटल या पी ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेटेड बोलते हो। लेकिन जब आप इन सॉल्यूशंस को, यानी आपने जब वाटर और इथेनॉल को 0.3 एंड 0.7 मोल फ्रैक्शन में रख के जब आपने इसके ऊपर रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और जब आपने एक्सपेरिमेंटल पी टोटल की वैल्यू निकाली तो वो ज्यादा नहीं निकली, वो कम निकली। यानी यहां पर जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, वो कम है एज कंपेयर टू द कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि यहां पर क्या हुआ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ने राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं किया,
इसीलिए तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की वैल्यू कम रही कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के, और इस चीज को बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। अब इसके पीछे क्या रीजन है देखो, राउल्ट्स ये सोच रहा था कि सरफेस पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, सरफेस पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, उसमें सॉल्यूट में जितना अट्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट में जितना अट्रैक्शन होगा, उतना ही अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में होगा, उतना ही अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में होगा। आई बात समझ में? लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में जितना अट्रैक्शन ए के बीच में होता है, बी के बीच में होता है, उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ए और बी में हो जाता है। यानी जितना प्यार ए को करता है, जितना प्यार बी को करता है, उससे कई गुना ज्यादा प्यार ए बी को करने लग जाएगा। तब ये दोनों एकदम नजदीक आ गए, एकदम क्लोज आ गए। अब हम ये सोच रहे थे कि सरफेस पर मौजूद ए बी के पार्टिकल आराम से वेपोराइज होकर ए बन जाएंगे, आराम से वेपोराइज होकर बी बन जाएगा, आराम से आपको ए बी आपको आराम से दिखेगा। लेकिन क्या हुआ, यहां पर ए ने बी को इतना जोर से पकड़ा है, इस ए ने इस बी को इतना जोर से पकड़ा है, इतना जोर से पकड़ा है, इतना जोर से पकड़ा है कि ए और बी टूट ही नहीं रहे। ए और बी टूट नहीं रहे हैं तो ना तो ए के वेपर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ना बी के वेपर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कम ए और बहुत कम बी के वेपर्स दिखाई देंगे। तो अब क्योंकि ए के और बी के वेपर्स कम हो गए, तो भैया वेपर प्रेशर भी तो कम हो जाएगा। इसीलिए आपको नेगेटिव डिविएशन वाले के अंदर हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लेस दिखाई देगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमेशा लेस दिखाई देगी देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेशन तो हम अलग तरीके से कर रहे हैं, बट यहां पर रियल लाइफ में जो फोर्स काम करने लग रहा है वो भी तो हमको समझना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो यहां पर ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक है, लेकिन ए बी में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब आप यहां पर देखोगे, अगर आपने ये 10 ml लिया, ये 10 ml लिया, तो आपको ये 19 ml ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जितना ए को पसंद कर रहा है, जितना बी को पसंद कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा ए और बी एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहां पर ए के पास में ए रख देने से, लेट से ये ए ने 10 ml की वॉल्यूम एक्वायर किया, एक बी है उसके पास में, दूसरा बी रख दो, लेट से इसने भी 10 ml स्पेस को ऑक्यूपाई किया। लेकिन अब अगर आपने यहाँ पर ए रख दिया और ए के पास में बी रख दिया, देखो ये चिपक के एक ही कुर्सी पे बैठ गए, ये इतने ज्यादा चिपक के बैठे कि अब आप क्या बोलोगे। तो यहाँ पर इसने 10-10 ml ऑक्यूपाई किया है, लेकिन ये 20 ml ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, ये 19 ml ही ऑक्यूपाई कर पाएगा, क्योंकि वॉल्यूम पास हो गया। सिमिलरली इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी इसकी जीरो नहीं रहेगी, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर इंथैल्पी का मतलब क्या है? एनर्जी, और यहां पर इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। इसका क्या मतलब है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फॉर्मेशन बिटवीन ए एंड बी टेकिंग प्लेस, जिसके से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जब कभी भी इस दुनिया में कोई स्टेबल बॉन्ड टूटता है तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी लेता है, और जब कभी भी यही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये बहुत सारी एनर्जी लेता है। तो यहां पर क्या हुआ, इस ए के टूटने पर और बी के टूटने पर जो एनर्जी ली गई वो कम थी एज कंपेयर टू ए बी के बनने के बाद जो एनर्जी छोड़ी गई। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? इसलिए हमारा इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे कंपाउंड को, हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल होने के लिए ज्यादा एनर्जी छोड़नी पड़ी, लेकिन उसके रिएक्टेंट्स को टूटने के लिए कम एनर्जी लेनी पड़ी। तो कम एनर्जी ली और ज्यादा एनर्जी छोड़ी, तो क्योंकि जो ज्यादा एनर्जी छोड़ी वो तो अपनी जेब से गई होगी, अपनी पॉकेट से गई होगी, लॉस हो गया, इसलिए माइनस चार्ज लग गया। ये सेटिंग हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, इसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है, डेल्टा जी भी जीरो होता है। डेल्टा जी का मतलब क्या हो गया? गिव्स फ्री एनर्जी, जो इसको एनर्जी को काम करने में मदद करे। एग्जाम्पल फिनॉल एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, HNO3 प्लस वाटर और HCl प्लस वाटर।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब पॉजिटिव डिविएशन के अंदर हम लोगों को क्या करना है, देखो, तो पॉजिटिव डिविएशन का केस जस्ट नेगेटिव के उल्टा होगा। आपको समझ में तो आई गया कि इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर जो आपका एक्सपेरिमेंटल पी टोटल का वैल्यू होगा वो कैलकुलेटेड वाले से कम होगा। यानी राउल्स बैठ के सोचा था कि अरे इसमें तो पी टोटल की वैल्यू इतनी आएगी, लेकिन पी टोटल की वैल्यू तो उसकी उम्मीद से ज्यादा आ गई। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा था कि जितना ए को, जितना बी के बीच में अट्रैक्शन होगा उतना अट्रैक्शन ए बी के बीच में भी होगा। पर रियलिटी में क्या हुआ? रियलिटी में जितना अट्रैक्शन ए और जितना अट्रैक्शन बी में था उससे बहुत कम, बहुत कमजोर, बहुत वीक अट्रैक्शन ए बी के बीच में हुआ। तो जितनी एनर्जी ए ने और बी ने खुद को तोड़ने के लिए ली, ए बी के बनने के बाद बहुत कम एनर्जी निकली। तो देखने वालों को लगा कि बाप रे, तो बहुत सारी एनर्जी खींच रहे सोल्यूशन बनाने के लिए, तो ये सोल्यूशन एंडोथर्मिक कहलाएगा। तो एंडोथर्मिक में हीट हमेशा अब्सॉर्ब होती है, इसलिए इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा वी भी इसका पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग बोथ आर पॉजिटिव। इसका बेस्ट एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर, प्रोपेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस एसीटोन, CH2 प्लस एसीटोन। आप अगर पॉजिटिव डिविएशन वाले का कर्व देखोगे तो ये लाइन आपकी ये वाली और ये वाली तो जनरल राउल्स लॉ वाली जा रही है, लेकिन आप देखो यहां पर आपके पीबी की वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज्यादा, आपके पीए की वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज्यादा, इसलिए आपके पी टोटल की वैल्यू भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव डिविएशन हो रहा है। यहां पर जितना अट्रैक्शन ए और बी में था उससे कई 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 गुना कम अट्रैक्शन ए बी के बीच में। तो ए बी को और बी ए को छोड़ के फटाफट इवेपोरेट हो रहा है और बहुत सारे वेपर्स इवेपोरेट होने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर जो पीबी है उसका वेपर प्रेशर आपको एक्सपेक्टेड से कम दिख रहा है, पीए का वेपर प्रेशर आपको एक्सपेक्टेड से कम दिख रहा है, इसलिए पी टोटल का वेपर प्रेशर भी आपको एक्सपेक्टेड से कम ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जितना अट्रैक्शन ए में बी में है उससे कई गुना ज्यादा अट्रैक्शन ए बी के अंदर। चलिए अगला टॉपिक होता है अजियोट्रॉपी। व्हाट डू यू मीन बाय अजियोट्रॉपी? गाइस, एक यूनिक कंपोजिशन आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन का which forms a constant boiling mixture without separation by which cannot be separated by fractional distillation, ऐसे सॉल्यूशन को अजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब जब आप दो लिक्विड्स मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाते हो तो इन दो लिक्विड्स का एक ऐसा यूनिक कंपोजिशन, यानी कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की एक ऐसी यूनिक मात्रा जिस पर अगर आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल, एक जैसे कंपाउंड की तरह बिहेव करने लगेंगे और इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना सेम हो जाएगा कि ये दोनों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं किए जा सकेंगे। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बिहेव करने लगेंगे लाइक अ सिंगल मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसा बॉइलिंग पॉइंट शो करने लगेंगे। अभी आपकी अजियोट्रॉपी दो तरीके की होती है, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी एंड मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। गाइस, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी मतलब आपका एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, जैसे कि HNO3 68% का बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन है, वहीं वाटर 32% का 373 केल्विन है। लेकिन जब आप इन दोनों को इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर मिक्स करते हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट ये है 359, आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये है 373, लेकिन जब आप दोनों को इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे मिक्स करते हो, यानी 68% HNO3 32% वाटर, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे ना तो HNO3 अपना बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा ना वाटर अपना बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा।
दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा और सेम हो जाएगा, यानी अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर आपका HNO3 और आपका वाटर दोनों बॉइल करेंगे 393.5 केल्विन। बोथ विल स्टार्ट बॉइलिंग एट 393.5 केल्विन। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी, यानी द सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन शोज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसा कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइल करना। और बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है? जब आप बाहर से पानी को या किसी लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो एक लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, तभी तो ये सारे पार्टिकल पास पास हैं लिक्विड के। लेकिन जब आप इसको हीट कर दोगे तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट जाएगा और ये पार्टिकल सारे एक दूसरे से दूर दूर निकल जाएंगे, तो ये गैस बन जाएगा। ये लिक्विड है, ये गैस है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये लिक्विड है, ये गैस है। तो यहां पर आपने टेम्परेचर दिया तो लिक्विड के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूटा और वो वेपोराइज हो गया। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाने का मतलब ये है कि यहां पर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर इतना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनता है, इतना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी अब एक HNO3 के मॉलिक्यूल को वाटर से दूर करने के लिए हमको बहुत टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो ये कौन से सोल्यूशन शो करते हैं? ये नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वाले सोल्यूशन शो करते हैं, क्योंकि नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है? सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स सॉल्यूशन में A और B के बीच में होता है। एक एग्जांपल HCl और वाटर वाला भी आप देख सकते हैं, 20.3% HCl और 79.7% या 79.7% वाटर। दूसरा होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। गाइस, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी शो करते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वाले, यानी एक ऐसा स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन जिस पर आपका सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा तो शो करेंगे लेकिन उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से लेस। ये पॉजिटिव डिविएशन वाले क्यों शो करेंगे? क्योंकि जितना सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उतना A और B के बीच में नहीं है। इसका मतलब आप A और B के बॉन्ड को बहुत इजीली तोड़ पाओगे। यानी जरा सा टेम्परेचर दिया और A अलग B अलग, A अलग B अलग, जरा सा टेम्परेचर देने पर। आ रही है बात समझ में? पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छे तरीके से? तो ये बहुत इजीली बॉईल हो जाएगा। तो वो एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपने इथेनॉल 4.6% और वाटर 95.4% ले लिया तो इथेनॉल का प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट 351.3 एंड वाटर का 373। लेकिन जब आपने इन दोनों को 4.6 और 95.4% कॉन्सेंट्रेशन पर मिक्स कर दिया तो इनके सोल्यूशन का नया बॉइलिंग पॉइंट 351 हो जाएगा। 351 इससे भी छोटा है 351.3 से, और 351 इससे भी छोटा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इनके ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा इस स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर। सिमिलरली अगर आपने प्रोपेनॉल ले लिया 71.7% और वाटर ले लिया 28.3%, तो भी ये मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी शो करेंगे। इनफैक्ट आप तो जितने भी पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वाले मैंने तुमको एग्जांपल बताए थे सब यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी में लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? गाइस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर। एक सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं या सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उस पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, these properties are applicable on dilute solution and non volatile solute। मतलब कि यहां पर ध्यान रखना कि आप जो सॉल्यूशन बना रहे हो उस सॉल्यूशन में आप ये ना सोचें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल ले लूं, जैसे अभी आप लोग राउल्ट्स लॉ में ले रहे थे। नहीं, यहां पर त्वड्डा कुत्ता टॉमी सादा कुत्ता कुत्ता नहीं,
यहां पर आपका जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए और आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा और सॉल्यूट की मात्रा कम। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सॉल्यूट के मोल्स या सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उसको बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरीके की होती है: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक करके सब पढ़ना शुरू करते हैं। गाइस, आप लोग समझ ही गए हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है। जब आपके पास में एक प्योर सॉल्वेंट होता है, तो प्योर सॉल्वेंट की सरफेस पर सारे पार्टिकल्स सॉल्वेंट के, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को बहुत हाई सरफेस एरिया मिल रहा है। तो हाई सरफेस एरिया मिलने का मतलब है ढेर सारे वेपर्स बनेंगे इसके, और ढेर सारे वेपर्स बनेंगे तो ढेर सारा वेपर प्रेशर लगाएंगे। तो वेपर प्रेशर इज वेरी हाई, वेपर प्रेशर इज वेरी हाई। लेकिन अब आपने यहां पर सॉल्यूशन बना दिया, और सॉल्यूशन में आपने इस बार अति क्या कर दी कि आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया। तो ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन की सरफेस को तो ऑक्यूपाई करेगा। भाई तुमने सॉल्यूशन बनाया है ना, तो सॉल्यूशन की सरफेस को ऑक्यूपाई तो करेगा, नो डाउट करेगा, लेकिन भाप बन के उड़ेगा नहीं। तो सॉल्यूट का तो कोई वेपर बनता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। और तो और बेचारा सॉल्वेंट जो भाप बन के उड़ सकता था, उसको सरफेस पर उतनी स्पेस ही नहीं मिली जितनी उसको प्योर फॉर्म में मिलती है। तो सॉल्वेंट के जो वेपर्स बनेंगे वो कंपैरेटिवली लोअर बनेंगे, और क्योंकि लोअर वेपर्स बनेंगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी जैसे ही आपने एक प्योर सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर बहुत हाई है, उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिवली वेपर प्रेशर का लेस हो जाना सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा, मतलब साइन यूज करेंगे डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। यहां पर पी नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड पी एस का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ। यहां पर हम एक चीज इमेजिन करते हैं, हमने बोला डेल्टा पी विच इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने यहां पर P1 नॉट लिया, यहां पर मैंने आपको PA सिखाया है, यह सिंपल P सिखाया है, यहां पर हम P1 ले लेते हैं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माइनस P1 यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। भाई एक बात बताओ, यहां पर आपका जो P टोटल रहेगा, जिसको आप यहां पर PSB कह रहे हो, ये PA प्लस PB के बराबर होगा। अब आपका PB तो 0 हो गया, तो PA ही रहेगा। सर PB 0 क्यों हो गया? क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है ना, तो नॉन वोलेटाइल तो 0 ही हो गया। तो आपका PS PA के बराबर हो गया। तो यहां पर मैंने जो PS लिया है ना, इस PS की जगह पे मैंने यहां पर P1 ले लिया। P1 का मतलब क्या है? आप ये बोल दो कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, या तो आप ये मान लो कि वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, या तो आप ये मान लो कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन दोनों ही सेम है। ठीक है, अब यहां पर अपन ये जो P1 है इसकी जगह पे फॉर्मूला रख लेते हैं P1 नॉट x1, राउल्स लॉ से लेके। तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, जिसकी वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो, तो डेल्टा P विल बिकम इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1। P1 कॉमन निकाल लिया, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस x1। अब आप लोग जानते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर आप यहां पर x2 लिख दोगे तो ये 1 माइनस x1 होगा, यानी अगर मेरे पास में x1 की वैल्यू आ जाए तो उसको मैं 1 में से माइनस कर दूं तो मेरे को x2 की वैल्यू मिल जाती है। तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो यहां पर 1 माइनस x1 की जगह पे क्या मैं x2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो।
अब आप इस वैल्यू को रीअरेंज कर लो, आप x2 को यहीं रहने दो, P1 को डिवीजन में रहो तो ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। अब इक्वेशन नंबर 1 से आप जानते हो डेल्टा P मतलब P1 नॉट माइनस P1, तो यहाँ पर डेल्टा P की जगह मैंने P1 नॉट माइनस P1 कर दिया डिवाइडेड बाय P1 नॉट। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेरिवेशन। इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, यहां पर ये जो x2 है ये क्या है? ये x2 है सर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन द सॉल्यूशन, यानी मोल फ्रैक्शन निकालने का तो यही तरीका होता है। लेकिन एक बात बताओ, क्योंकि आप सॉल्यूट ले रहे हो और जैसा मैंने आपको कहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है इसमें आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना होता है, सॉल्यूट की मात्रा कम लेनी होती है, तो यानी यहां पर सॉल्यूट के मोल्स कम होंगे, तो डिनोमिनेटर में हम N2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब आपका x2 हो गया N2 बाय N1, तो x2 की जगह पे आप N2 बाय N1 भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा सर N2 निकालने का तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने का तरीका है गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो आप यहां पर N2 की जगह W2 बाय M2 और N1 की जगह W1 बाय N1 भी लिख सकते। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल W2 बाय M2 M1 बाय W1। तो दिस इज हाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज स्टडीड। ठीक है, चलिए अब अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। अब मेरे प्यारे बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जब कभी भी आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपके सॉल्यूशन के अंदर या आपके प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। आपने देखा होगा एक एंटी फ्रीज एजेंट यानी बेसिकली ग्लिसरॉल, जब ग्लिसरॉल को वाटर के अंदर मिलाया जाता है ये कूलेंट बन जाता है। कूलेंट मतलब नीले या हरे रंग का पानी जो आप आपके कार के अंदर डालते हो कार को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि वाटर तो 100 डिग्री पर बॉईल हो जाएगा लेकिन ये कूलेंट 110 120 डिग्री पर बॉईल होगा। तो आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया? आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया? आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ग्लिसरॉल डाल दिया। तो सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला देते हो। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता। तो मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया, इस एक्सिस पर मैंने वेपर प्रेशर लिया, इस एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर लिया। तो शुरुआत में जब टेम्परेचर लो था तो वेपर प्रेशर भी लो था। आपने धीरे धीरे सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाया, इसका वेपर प्रेशर बढ़ा और एकदम 1 atm के बराबर हो गया। 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब कभी भी आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए वो बॉईल हो जाता है और उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे मैंने सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाया और उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हुआ, हमने देख लिया कि यह है डेल्टा, यह आपका टीबी नॉट, यह आपका टीबी नॉट। आई बात समझ में आने? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने यहां पर देखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के नीचे क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया? यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले हमेशा कम रहेगा, इसलिए सॉल्यूशन का हमने नीचे बनाया। तो सेम टेम्परेचर पर आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, आपने हीट करा तो देखा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर
आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 1 atm के बराबर हो गया, यानी टीबी, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस ले लो, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज टीबी माइनस टीबी नॉट, वेयर टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो ज्यादा है, टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट जो कि कम है। गाइस क्योंकि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलालिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखा गया कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाय एम, एंड वेयर एज केबी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड आप चाहें तो इस मोलालिटी के फॉर्मूले को एक्सपैंड कर ले, डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई बाय केबी, सॉरी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाय W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों? अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, ये जो केबी है आपका इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होगी, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? इसकी यूनिट होती है केल्विन्स केजी पर मोल। अगला प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी है, यानी अगर आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर मिलाया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आपके वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर आपने उसके अंदर नमक मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई? तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाए। तो मान लीजिए आपके पास में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मैंने टेम्परेचर कम किया, तो इस पॉइंट पर आप लोगों को वो इक्विलिब्रियम में आता हुआ दिख रहा है। मतलब इस पॉइंट पर आपका जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो फ्रीज होना शुरू हो गया है। तो हमने यहां पर इसको मार्क कर लिया, और अगर आप इसका टेम्परेचर और कम करोगे तो फिर ये सॉलिड हो जाएगा। तो इसके आगे ये सॉलिड हो गया। ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन का टेम्परेचर कम किया, इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम पे आया। मतलब यहां पर आपका जो सोल्यूशन है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में दिख रहा है, यानी यहां पर आपका सोल्यूशन फ्रीज होना शुरू हुआ। तो ये हमने इधर मार्क कर लिया। तो हमने ग्राफ में ये देखा कि आपके सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये है TF नॉट, और आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये है TF। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। जहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जो TF नॉट है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है TF के मुकाबले। इसका भी सेम फॉर्मूला है, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। यहां पर बस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की जगह आ जाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसकी यूनिट होती है केल्विन्स केजी पर मोल। डेल्टा TF में अगर आप मोलालिटी के फॉर्मूले को खोल दोगे तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा। ध्यान रखना यहां पर भी जो KF की वैल्यू है ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, और इसकी यूनिट भी केल्विन्स केजी पर मोल ही होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग हमारे अगले प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। गाइस अगर इस चेंबर के अंदर बीच में मैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दूं तो ऑस्मोसिस नाम के एक फिनोमिनन के तहत केवल सॉल्वेंट पार्टिकल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्यूशन की साइड जाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन वाले हिस्से को हम हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्वेंट वाले हिस्से को हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा है और सॉल्वेंट की मात्रा कम है, लेकिन सॉल्वेंट वाले हिस्से में सॉल्यूट की मात्रा या तो नहीं है या तो बहुत कम है, और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस।
यानी सीधी सी बात, जहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम होंगे वहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स घुसना शुरू कर देंगे। कहां से? जहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा होंगे। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने आसपास, अपने आर पार केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही जाने देंगे। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पिग्स के ब्लैडर से या वेजिटेबल या एनिमल ऑर्गन्स से निकाले जाते हैं, पर आजकल ये सिलोफेन नाम के सिंथेटिक मटेरियल से बनाई जाती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर 0.9% सोल्यूशन होता है NaCl का, मतलब ये हमारे सेल का कॉन्सेंट्रेशन है 0.9% NaCl। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। अपन ने चेंबर लिया और सॉल्यूशन वाले चेंबर पे अपन ने एक पिस्टन लगा दिया। अब एक नेचुरल ऑस्मोसिस होगा, ऑब्वियसली सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है और सॉल्वेंट की मात्रा कम है, और सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा कम है। तो जहां पर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, मतलब जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, वहां से हायर कॉन्सेंट्रेशन में आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप ये सॉल्यूशन साइड प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दो, अगर आप सॉल्यूशन के साइड में प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे इस साइड में इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आने से मना कर देगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर required just to stop the movement of solvent or by natural osmosis। यानी नेचुरल ऑस्मोसिस को रोक दे, बस उतने प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। आई बात समझ में? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C is concentration, R is ideal gas constant, T is temperature। Concentration C is nothing but moles upon volume, तो इसको हम लिखेंगे N2 by V, where N2 is number of moles of solute and V is volume, into R into T। एंड मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। N2 की जगह आ जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय V, क्योंकि V तो यहां पर है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर। गाइस, ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से हमारे पास में सॉल्यूशंस 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आप लोगों ने देखा होगा ना, पेशेंट्स को ड्रिप चढ़ती है, बॉटल लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो जो ड्रिप्स, जो इंजेक्शन, जो बॉटल के अंदर जो पानी होता है, वो पानी के अंदर एग्जैक्टली 0.9% NaCl कॉन्सेंट्रेशन रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के हर एक सेल का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.9% है। आ रही है बात समझ में? तो अगर मान लो वो बॉटल का, वो इंजेक्शन का जो आपने उसके अंदर सॉल्यूशन रखा है, नमक का पानी जो आपने रखा है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से ज्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और आपका सेल लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तो ऑस्मोसिस होने लगेगा और पानी आपके सेल से यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से निकल के हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाने लगेगा, तो आपका सेल पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और आप मर जाओगे। इमेजिन करो, आपने जो ड्रिप ली, जो आपने बॉटल या इंजेक्शन के अंदर जो नमक के पानी का सॉल्यूशन पेशेंट को चढ़ा रहे हो, उसमें 0.9% जो आपका सॉल्यूशन है उससे कम कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, मतलब आपके कॉन्सेंट्रेशन, आपके सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, आई वुड से आपके सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9 से भी कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सॉल्यूशन है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और आपके सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो अब ऑस्मोसिस में बाहर का पानी आपके सेल के अंदर घुसना शुरू कर देगा। जैसे आप चने वने भिगोते हो तो चने फूल जाते हैं ना, वैसा तो आपका सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा और फूट जाएगा, तो भी मर जाओगे। इसीलिए हम सॉल्यूशन को आइसोटोनिक रखते हैं, जितना आपके सेल का कॉन्सेंट्रेशन
उतना ही आपके सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। तो जब आपके दो अलग अलग सोल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए तो उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है। एक टर्म आती है रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारे घर में जो वाटर प्यूरिफायर्स रखे हुए होते हैं जिसे आप आरओ बोलते हो, वहां पर इसका यूज होता है। तो क्या देखने को होता है इसके अंदर कि हमारा जो पानी है बोरिंग वगैरह से आता है, नदी से आता है, तालाब से आता है, कहीं ना कहीं से आता है, तो वो तो सोल्यूशन रहता है। मतलब पानी के अंदर बहुत सारे नमक वमक जैसी इंप्योरिटीज होती हैं। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, यहां पर वो गंदा पानी रखते हैं, यहां पर अच्छा पानी रखते हैं। अब यहां पर नेचुरल ऑस्मोसिस में तो पानी यानी सॉल्वेंट का मूवमेंट ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन के ऊपर पिस्टन लगाकर प्रेशर को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी पार कर जाता है। भाई जब ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर पहुंचेगा आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर जाने से रुक जाएंगे, लेकिन जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो ये सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट की तरफ जाने लग जाएंगे, यानी ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया। सॉल्वेंट ऐसे जाने की बजाय सॉल्वेंट ऐसे जाने लग रहे। तो अब क्या होगा, आपके ये नमक के पानी में से जितनी भी इंप्योरिटीज है, सॉल्ट, मिनरल्स, जो भी इंप्योरिटीज है, वो सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां रोक देगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो केवल सॉल्वेंट को जाने देता है। और हाई प्रेशर की वजह से अच्छा पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके यहां आ जाता है, जहां से आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बात करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। गाइस वेंट हॉफ ने एक बात ऑब्जर्व करी कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल करके मोलर मास निकालते हो या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हो, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप और मैं लेबोरेटरी में जाके जो परफॉर्म करेंगे वो, और थ्योरेटिकल वैल्यू में फर्क आ जाता है। यानी जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे को बताओ NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो आप बोलोगे सर Na का 23, Cl का 35.5 यानी 58.5। तो ये कैलकुलेटेड हो गया, ये थ्योरेटिकल मोलर मास हो गया NaCl का। लेकिन जब मैं इसको लैब में जाके परफॉर्म करूंगा तो शायद वैल्यू 42 ही आएगी NaCl। तो आप बोलोगे अरे बाप रे, थ्योरेटिकल वैल्यू अलग और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग, ऐसा क्यों? तो वेंट हॉफ ने बोला कि ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हो तो वहां पे तीन तरीके की चीजें ऑब्जर्व हो सकती है। पहला कि आपने जो कंपाउंड पानी के अंदर मिलाया है वो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, जैसे सॉल्ट, एसिड और बेसिस। जैसे मान लो आपने तो सोचा कि सर मैंने तो 1 मोल पार्टिकल डाले AB के, लेकिन पानी में जाने के बाद 1 मोल A पॉजिटिव और 1 मोल B नेगेटिव निकल गया, यानी टोटल अब 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई बात समझ में? यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ज्यादा हो गए। तो हमने बोला कि लेट से ए बी टूट के A पॉजिटिव B नेगेटिव बना, तो इनिशियली हमने इसके 1 मोल लिए, 0-0 थे दोनों के, लेकिन फाइनली 1 में से अल्फा पार्टिकल्स टूट गए, पूरा 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ, 1 में से कुछ अल्फा पार्टिकल टूट गए। तो अल्फा और अल्फा, A प्लस और B माइनस अल्फा अल्फा निकले। नाउ I यानी वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन, तो जब डिसोसिएशन हो गया तो शुरुआत में तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 थे, लेकिन जब डिसोसिएशन हो गया तो AB 1 माइनस अल्फा बचा। AB जो है वो 1 माइनस अल्फा बचा, क्यों? क्योंकि पहले तो 1 था, लेकिन अब 1 में से अल्फा चलेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास में शुरू में 10 चॉकलेट है, 10 में से 7 तुमने बांट दी, तो अब तुम्हारे पास कितनी बची? 3 बची ना, 3 तुम्हारे पास में है ना। तो ये वो कि इतने पार्टिकल अब सोल्यूशन में AB के हैं, इतने नए पार्टिकल A पॉजिटिव और इतने नए पार्टिकल B नेगेटिव के हैं। तो ये माइनस अल्फा से ये प्लस अल्फा काट दो, यहाँ पर I की वैल्यू बचेगी 1 प्लस अल्फा और I की वैल्यू बचेगी 1 प्लस अल्फा बाय 1। ये आपके I की वैल्यू हो गई, I इज वेंट ऑफ फैक्टर। आई बात समझ में? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अगर आपका कोई सॉल्ट 100% डिसोसिएट हो जाए तो आप बस ये बात ध्यान रखना कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने आयन्स बन रहे हैं। जैसे NaCl के 2 आयन बन रहे हैं तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 लिख देना।
KCl के 2 आयन निकल रहे हैं, K प्लस Cl नेगेटिव, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर भी 2 कर देना। Na2CO3 के 3 आयन्स निकल रहे हैं, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 3 कर देना। वहीं पर वो कंपाउंड जो ना डिसोसिएट हो सकते हैं ना एसोसिएट हो सकते हैं, उनका वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 होगा, जैसे यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। अब बात करते हैं उन पार्टिकल्स की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो जाकर एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे आपने सोचा कि मैंने तो 2 मोल एसिटिक एसिड डाला पानी के अंदर, लेकिन पानी के अंदर जाने के बाद ये 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़कर डाइमर बन गए, यानी डाले 2 मोल बन गया 1 मोल। तो यहां पर इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 1 थे, बाद में एक में से अल्फा टूट के एसोसिएशन में चले गए और 2 जुड़ के 1 हो गए, तो 1/2। लेकिन यहां तो अल्फा टूटे और कितने जुड़ रहे हैं हमको थोड़ी पता, 2 जुड़ सकते, 3 जुड़ सकते, 4 जुड़ सकते, हम उसको n मान लें। अल्फा बाय n यानी नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटिंग इज n एंड नंबर ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग एसोसिएशन इज अल्फा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n एंड टोटल नंबर ऑफ इनिशियल पार्टिकल इज 1। तो अब आपने I की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या करना है, अपनी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर I की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो इस वजह से इस हिसाब से जब आप I की वैल्यू को सब में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोगों को वेंट ऑफ फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन से जो भी एबनॉर्मल कोलिगेटिव और मोलर मास की प्रॉपर्टीज मिल रही है वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो विद दिस हमारा इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सॉल्यूशंस चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसका रिवीजन आपने अच्छे तरीके से हो चुका होगा। अब आप लोगों को बस एक चीज पर फोकस करना है, रिवीजन पर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या आपको इस चैप्टर का खूब सारा रिवीजन तो करवा दिया मैंने, क्या आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाऊं? अगर आप इससे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम इसके PYQs भी डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ हम हमारी रिवीजन सीरीज में सॉल्यूशंस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, कीप वॉचिंग एंड हasta la vista।